गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अकेली। इस चैप्टर को लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। तो आइए सबसे पहले हम इस लेखिका के बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी में हुआ। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका भी रहीं, मतलब बच्चों पढ़ाने का काम भी करें, टीचर रहीं। आधुनिक कहानीकारों में मन्नू भंडारी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। मन्नू भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विधा को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट, सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है इनका। आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा आदि उपन्यास है। और बिना दीवारों का घर ये नाटक है। प्रस्तुत कहानी में गांव की एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। बच्चों, इसको अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उनके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थ में रहा करते थे। मतलब सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति को बहुत आघात पहुंचा और वो घर बार त्याग कर जो है तीर्थ करने चले गए। अतः बुआ अकेली थी। गांव में किसी यहाँ प्रसंग होता तो वह जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी तक वो बेच देती हैं, लेकिन न्योता नहीं मिलता वहाँ जाने के लिए। यह कहानी एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। मतलब एक दुखी महिला बच्चों समाज में किस तरह से अपना जीवन यापन करती है वही जो है यहाँ पे बताया हुआ है। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता का मतलब होता है बच्चों पति द्वारा त्यागी हुई। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। मतलब जवान बेटे के मरते ही ऐसा लगा कि जैसे सोमा बुआ भी बूढ़ी हो गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी घर बार तज कर यानी त्याग कर तीर्थवासी हो गए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। बस वही 3 लोग तो रहते थे। बच्चों, पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी वैसे जीती चली जा रही थी। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे तीर्थवास करके, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आँख नहीं बिछाई, क्योंकि उन्हें पता था आएंगे कि नहीं आएंगे। जो चला गया है छोड़कर उसका क्या भरोसा। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अवधि जो होती थी अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। यानी पति के आने पर उनके ऊपर पूरी तरह से जो है बाउंडेशन लग जाता था। बच्चों, रोक लगा देते थे। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना सब बंद हो जाता। और सन्यासी जी महाराज से तो अब यह भी नहीं होता कि वो 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे। मतलब सन्यासी तो बन गए थे, लेकिन उनके मुंह से मीठी बोल भी नहीं निकलती थी जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गम का कोई प्रसंग हो, बुआ वहाँ पहुँच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती। छाती फाड़ कर काम करने का मतलब बच्चों होता है अत्यधिक काम करना। ये एक मुहावरा है। मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो, इस तरह से काम करती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। मतलब दोनों में झगड़ा हो गया है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही हैं। ठंडी का समय है बच्चों। पास रखी कटोरी में तेल लेकर हाथों में मल भी रही हैं और बड़बड़ा भी रही हैं। इस 1 महीने में अन्य अवयव के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो गई थी। मतलब उनके सारे जो शरीर के अंग थे वो शिथिल हो चुके थे, लेकिन उनकी जीभ जो थी वो सक्रिय थी, चालू थी, काम बराबर कर रही थी। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। मतलब नीचे बैठी थी आंगन में सोमा बुआ और ऊपर के रूम में से राधा नाम की एक औरत आती है हाथ में साड़ी और पापड़ लेकर के। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो, ऐसा वो प्रश्न करती है। फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं, सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है
पर काम उन नई नवेली बहू से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। मतलब ऐसे बोलती जा रही है और साड़ी बिछाकर उस पर पापड़ सुखाती जा रही हैं। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। अब नई नवेली दुल्हनें थी, उनको कुछ पता चलता नहीं था। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गीत गा रही थी, उनको ये भी नहीं पता था मुंडन पे कौन से गाने गाए जाते हैं। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया ये सब देखकर, और उनकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा। अब जब चूल्हे के पास गई तो वहाँ पे देखती हूँ कि समोसे कच्चे ही उतार दिए। जो समोसे छन रहे थे वो सब कच्चे कच्चे ही उतार रहे थे, और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंक्ति में भी पूरी ना पड़े। मतलब खाना का भी कोई बैलेंस नहीं। समोसा इतना ज़्यादा बना दिया बच्चों कि 2 बार पूरी पंक्ति पूरी बारात खा ले तो भी ना ख़त्म हुए, और गुलाब जामुन एक बार भी खाए तो कम पड़ जाए। उसी समय खोवा मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जश्न मान रहे थे कि क्या बताऊं। मतलब वो बहुत बहुत मेरे को थैंक यू बोले, धन्यवाद कह रहे थे। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती, मतलब हमारे तो इज्जत ही चली जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आवेगा। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे ही चली जाती। मतलब आजकल मेरे पति आए हैं, उनका रोटी पानी का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, इसीलिए मैं अभी चली जा रही हूँ, और नहीं तो मैं सुबह आती और देर से जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? राधा ने इस पे सवाल फिर से किया। तो बच्चों, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ, ऐसा जो है वो खुद बोली। यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता। सोमा बुआ ने बोला कि मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ सो इन्हें सुहाता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे तो मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, हम सब तो घर जैसे हैं, घर वाले जैसे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बुलावा आए तो ही जाए। वही लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो भला कौन यूँ भट्ठी और भंडार का घर सौंप देगा। पर इन्हें अब कौन समझावे ये सब बात। कहने लगे, तू ज़बरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। अब बताओ राधा, मैं इसमें क्या टांग अड़ाती फिरती हूँ? और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी बाणी और कटु वचनों का याद आ गया जो पंडित जी मतलब उनके हस्बैंड जो थे बोले थे, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू आने लगे, मतलब याद करके वो रोने लगे। अरे रोती क्या हो बुआ? फिर राधा बोलती है, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो, और क्या 1 महीने रहेंगे, जो बोलते हैं वो सुन लिया करो, इसके बाद तो फिर चले ही जाएंगे। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। ये बात सुन करके बच्चों जो है उनका दिल बहुत दुख जाता है। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं, सो तू ही बता राधा। ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है ना, वरना नाता रिश्ता कैसे चलेगा। तो ये बात भी सही है बच्चों, मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चलेगा, ये सब समाज कैसे चलेगा, नाता रिश्ता कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इन्हें होता नहीं है। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम का रोया रोया करूँगी, रोना रोया करूँगी। उस पर कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो सोमा बुआ जो है ये सारी बातें राधा को बोलती हैं, और बुआ फुट फुट कर फिर बोलते बोलते रोने लगती हैं। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज़ हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई, किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इसके लिए। बेचारी इतने हंगामे में बुलाना भूल गए होंगे, भाई इतना भीड़ भाड़ थी उनके घर में, नहीं बुलाएं तो मैं भी मान करके बैठ जाती कि नहीं बुलाए तो नहीं जाऊँ, फिर घर वालों का कैसा बुलाना। तो बुआ बार बार यही बात बोलती, मैं तो अकेलेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी ना जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल चली जाऊँ। मतलब राधा बुआ जो है सोमा बुआ का कहना ये था, मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। वो अपने बेटे का उदाहरण देने लगती हैं।
मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरे को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियाँ लेने लगी। मतलब हरखू आज मेरा नहीं है तो मैं किशोरी लाल को ही देखकर जो है अपना मन भरमाती हूँ। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने फिर कहा, मतलब विनम्र भाव से राधा बोली, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप हो जाओ ना। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर गई और वहाँ से भून कर लाई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े पसंद मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों को किसी लड़की का संबंध भगीरथ के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी तो समधी ही हैं हम। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची। सन्यासी जी सारी बात सुन ले लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। फिर भी वह प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वह इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा शादी। आखिर एक दिन वह यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आए गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने लगी है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे, मतलब लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों पैसे वाले थे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। और तो मैं तो बिना मर्द वाली हो गई हूँ, बेमर्द की हूँ। मतलब सन्यासी जी तो चले गए, हमको छोड़ के साल भर में एक बार ही आते हैं, तो कौन रखे। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे रहे ना रहे, पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली इस तरह से, मतलब किशोरी लाल के घर में गई होंगी, वहाँ की बड़ी बहू जो थी वो बोली। है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ, विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो कि ना हो। लोग भाई अमीर हैं, पुराने लोगों को बुलाएं कि ना बुलाएं। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। मतलब नई फैशन के मतलब नए ज़माने में लड़कियों की शादी में क्या दिया जाता है, तू तो जानती है ना इसके बारे में। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाएंगे। ये सब बात जो है सलाह राधा से ले रही बुआ जी। क्या देना चाहती हो अम्मा, राधा बोलती है। जेवर, कपड़ा, सिंगारदान या कोई चांदी का चीज़, ये सब ऑप्शन देती है राधा। मैं तो कुछ भी नहीं समझू रे, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना। बस भद्द नहीं उड़ना चाहिए, मतलब मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपए कितने हैं। और वह डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला। और बच्चों वो डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बॉक्स निकाला, बक्सा। उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी, मतलब छुट्टे पैसे, और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई, अब क्या करे। रईस समधियों के घर में इतने से रुपये में बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मरे हुए पुत्र की एकमात्र निशानी थी, उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वो उस अंगूठी को नहीं बेची थी, बहुत मुहाती थी उस अंगूठी को। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया, फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली। बक्स को बंद किया, बक्से को, और फिर ऊपर को चली। इस बार उसके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया और पैरों की गति शिथिल पड़ गई। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला बैठा है। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें से 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वो रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, मतलब मेरे भी पास इतने पैसे नहीं हैं, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो लेन देन की रिवाज ही उठ गया है।
नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो वे भी नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं, यही अच्छा होगा। अगर जाऊंगी तो कुछ लेके ही जाऊंगी। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं आई? राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बताते हुए कहा। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे जावेंगे, और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, विनती करती हुई, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। कोई ऐसी वस्तु खरीदना कि मेरी इज्जत बनी रहे। गले में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ियाँ तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो? अब सोच रही है बूढ़ी हूँ और चमचमाती नई चूड़ी पहनूंगी इस बुढ़ापे में, तो कोई देखेगा तो जो है हमारे मजाक उड़ाएगा। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वह पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। पहन तो ली लेकिन शर्मा रही थी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी और एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देखकर बुआ बड़ी पसंद हुई और यह सोच सोच कर कि जब वह सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगा। ऐसी कल्पना कर रही हैं बच्चों। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए कि यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी अपनी। उनकी साड़ी सफ़ेद थी बच्चों, तो उसने जो है पीला रंग ला करके उस साड़ी को रंग दिया। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा, इसीलिए उन्होंने साड़ी की रंगाई कर दी। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला, मतलब सब कुछ खाना वाना बना के खिला के मांस धो के छुट्टी करी। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुँची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, मतलब बहुत चमक रहती है। इससे तो चमक आई ही नहीं। मैंने जो रंगा साड़ी, तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? इस तरह से वो बोली राधा। अरे नहीं, फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलावा आ जाता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी बुआ की मतलब खुशी भरी बातों को सुनकर। बुआ ने साड़ी में माड़ लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे, यानी उनके पति सोमा बुआ के। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना। ये बार बोल रहे थे, कम से कम 25 बार बोल चुके थे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है, पागल समझ रखे हो जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोसी वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख कर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वाले को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? तो बुआ इस तरह से अपने पति से बात करती हैं। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? राधा ने कहा होगा 3, तो बुआ ने कहा, क्या कहा 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 हैं और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई है। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, जो जरा ठंडे सर में बोली ईश्वर में। मुहूर्त लापरवाही का पुट दिया, मतलब मुहूर्त जो था वो 5 बजे का है और जाऊंगी तो 4 बजे जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। और बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी, मतलब देख रही थी। रास्ते में उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक रहे थे।
ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। उनको लगता था कि मुझे बुलावा आ गया, कोई बुलाने आया है। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुँह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने ही बोलते हुए पूछा, 5 पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक सारी स्थिति को समझाते हुए स्वर को भरसक संयंत्र बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना, वो तो हो जाएगा फटाफट। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, यानी चूड़ियाँ निकाली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें सब जतन से अपने एकमात्र संदूक में उसी बक्से में फिर रख दी। और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। मतलब अपने मरे हुए मन से जो है वो खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगी। तो बच्चों ये थी सोमा बुआ की पूरी कहानी। अब आता है नीचे शब्दार्थ टिप्पणी और उसके बाद नीचे मुहावरे हैं। शब्दार्थ टिप्पणी मुहावरे को लिखना है, पाठ को 2 बार पढ़ना है। नीचे स्वाध्याय के सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप लोगों को स्वयं करना है। तो इस प्रश्न को लिखकर याद करना है और ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। ओके, थैंक यू।